नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डरावनी डायरी। दोस्तों, आज की कहानी सोमेंद्र सुबोध के सुझाव पर बनाई गई है। सोमेंद्र, आपका शुक्रिया। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महाराष्ट्र के एक सुदूर इलाके की है। एक ऐसी जगह की जहां का नाम लेते ही बूढ़े लोग चुप हो जाते हैं और जवान अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। काली घाटी। जी हां, काली घाटी। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर है, पर किसी की हिम्मत नहीं कि इसे खुलकर कहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां जो मैं आपको सुनाता हूं, ये आम कहानियां नहीं हैं। ये वो कहानियां हैं जो रातों की नींद उड़ा देती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। और हां, कहानी सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से हैं। आपका नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। मेरा नाम कपिल है और आज मैं आपको ले चलता हूं उस काली घाटी में, जहां एक फॉरेस्ट ऑफिसर की मुलाकात हुई थी एक ऐसी शक्ति से जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1998। उस वक्त मोबाइल फोन आम नहीं थे, इंटरनेट तो दूर की बात थी। लोग अभी भी चिट्ठियां लिखते थे और दूर के इलाकों में तो खबरें भी हफ्तों बाद पहुंचती थीं। ऐसे ही एक दूरदराज के इलाके में महाराष्ट्र के घने जंगलों के बीच बसी थी काली घाटी। नाम तो सुंदर था, पर हकीकत बिल्कुल उलट थी। आदित्य राणे 26 साल का एक जवान और जोशीला फॉरेस्ट ऑफिसर था। IFS की परीक्षा पास करके अभी अभी नियुक्त हुआ था। उसकी आंखों में सपने थे, इरादों में जोश था और मन में एक अजीब सा एडवेंचर का शौक। वो जंगल से प्यार करता था, पेड़ों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें और वो सन्नाटा जो शहर की भागदौड़ में कहीं खो गया था। उसे लगता था कि जंगल में ही असली जिंदगी है, बाकी सब तो बस भागम भाग है। जब उसे काली घाटी रेंज में पोस्टिंग का लेटर मिला तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसके साथियों ने कहा, यार काली घाटी, वहां तो भूत प्रेत की कहानियां सुनी हैं हमने। लेकिन आदित्य को तो मानो पंख लग गए थे। वो हंसकर बोला, भाई 21वीं सदी आने वाली है और तुम लोग अभी भी भूत प्रेत की बातें करते हो। ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं। काली घाटी पहुंचने में उसे पूरे 2 दिन लग गए। पहले ट्रेन, फिर बस और आखिर में एक टूटी फूटी जीप जो पहाड़ी रास्तों से होती हुई उसे घाटी के रेंज ऑफिस तक लाई। जैसे जैसे वो घाटी के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे रास्ते सुनसान होते जा रहे थे, पेड़ घने होते जा रहे थे और हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी जो मौसम के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी। रेंज ऑफिस एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। सामने एक बोर्ड लगा था, काली घाटी वन प्रभाग। आदित्य जब अंदर गया तो वहां मौजूद स्टाफ ने उसे देखा और एक अजीब सी नजरों से घूरने लगे, जैसे वो कोई गलती कर रहा हो यहां आकर। सीनियर रेंज ऑफिसर श्रीकांत नाइक करीब 55 साल के एक अनुभवी व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक गहराई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो जिंदगी में। उन्होंने आदित्य का स्वागत किया, पर उनके चेहरे पर खुशी की जगह एक फिक्र की लकीर थी। आदित्य बेटा, स्वागत है तुम्हारा, श्रीकांत साहब ने कहा। पर एक बात बता दूं पहले से ही, यहां के जंगल बाकी जंगलों जैसे नहीं हैं। आदित्य मुस्कुराया। सर, मैं समझ गया, यहां शायद तस्कर ज्यादा होंगे या फिर जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा है। श्रीकांत साहब ने गहरी सांस ली। नहीं बेटा, मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा। यहां कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है, खासकर रात में। आप भी सर, भूत प्रेत की बातें? आदित्य ने हल्के में लेते हुए कहा। श्रीकांत साहब का चेहरा गंभीर हो गया। देखो बेटा, मैं यहां पिछले 25 साल से हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है। तुमसे बस इतना कहूंगा, रात में पेट्रोलिंग मत करना, सुबह होने का इंतजार करना, और हां, अगर कभी जंगल में कुछ अजीब लगे तो वापस लौट आना, जिद मत करना। आदित्य को यह सब बातें बड़ी अजीब लगी। एक सरकारी ऑफिसर, वो भी इतने सालों का अनुभवी, ऐसी बातें कर रहा था।
पर उसने सोचा कि शायद ये लोग यहां के अकेलेपन और सुनसान माहौल की वजह से ऐसा महसूस करते होंगे। उसे एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया जो रेंज ऑफिस से थोड़ी दूर एक टीले पर था। क्वार्टर पुराना था पर साफ सुथरा था। उसने अपना सामान रखा और खिड़की से बाहर देखा। सामने घना जंगल फैला हुआ था जहां तक नजर जाती थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती होगी। और दूर, बहुत दूर, पहाड़ों के बीच एक अंधेरी सी घाटी नजर आ रही थी, जैसे वहां कोई काला बादल स्थायी रूप से छाया हुआ हो। वो है काली घाटी, पीछे से एक आवाज आई। आदित्य ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसका नाम रामू काका था। वो जो दिख रही है ना बेटा, वो घाटी, रामू काका ने कहा। वहां रात को मत जाना, वहां वो रहता है। कौन रहता है? आदित्य ने पूछा। रामू काका ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर धीमी आवाज में बोला, ब्राह्म राक्षस। आदित्य हंस पड़ा। काका, आप भी? ब्राह्म राक्षस? ये तो बचपन की कहानियों में होता है। रामू काका की आंखें गंभीर हो गईं। बेटा, जब तक खुद नहीं देखोगे तब तक नहीं मानोगे, पर जब देख लोगे तो शायद देर हो जाए। यह कहकर वो चला गया और आदित्य वहीं खड़ा रह गया, उस काली घाटी को देखते हुए। शाम ढलने लगी थी। जंगल में अंधेरा जल्दी उतरता है और काली घाटी में तो और भी जल्दी। आदित्य ने सोचा कि वो रात में ही एक चक्कर लगा आए। आखिर वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो था, उसे तो जंगल को जानना ही पड़ेगा ना। श्रीकांत साहब ने मना किया। आदित्य, पहली रात को आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें पूरा इलाका घुमा दूंगा। पर आदित्य का मन नहीं माना। उसे लगा कि अगर पहली रात को ही डर गया तो फिर आगे कैसे काम करेगा। उसने तय किया कि वो जाएगा, और वो भी अकेला। रात के 10 बजे उसने एक पुरानी जीप ली, टॉर्च और एक छोटी सी डायरी जिसमें वो अपने अनुभव लिखता था। उसने इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से रामू काका चिल्लाया, बेटा मत जाओ। पर आदित्य की जीप अंधेरे में गुम हो चुकी थी। जंगल का रास्ता संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं ऊपर से आपस में मिलकर एक छत बना रही थीं। चांद की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। जीप की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी। आदित्य ने देखा कि जंगल में सच में अजीब सा सन्नाटा था। कोई चिड़िया नहीं चहक रही थी, कोई जानवर की आवाज नहीं आ रही थी, बस उसकी जीप के इंजन की आवाज, और कुछ नहीं। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो उस मोड़ पर पहुंचा जहां से काली घाटी शुरू होती थी। यहां हवा और भी ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। आदित्य ने अपनी जीप रोकी और टॉर्च लेकर बाहर निकला। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी जंगल में डाली, उसे लगा जैसे कुछ हिला, पर ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़, झाड़ियां और अंधेरा। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। पर फिर वो आवाज आई, धम, जैसे किसी ने जमीन पर बहुत जोर से पैर पटका हो। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। धम धम, 2 और आवाजें, और ये आवाजें उसकी तरफ आ रही थीं। आदित्य ने जल्दी से टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की जहां से आवाज आ रही थी, और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। दूर पेड़ों के बीच कोई खड़ा था, बहुत ऊंचा, शायद 8-9 फीट, पूरी तरह से काला, सिर्फ एक फटी हुई सफेद धोती जैसी कोई चीज पहने हुए। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन तक आ रहे थे, और वो उसकी तरफ देख रहा था। नहीं, सिर्फ देख नहीं रहा था, घूर रहा था। आदित्य की सांसें रुक गईं, उसके हाथ कांपने लगे, टॉर्च भी हिलने लगी, और फिर वो चीज एक कदम आगे बढ़ी। ठम, जमीन कांप गई, पेड़ों की पत्तियां हिल गईं। आदित्य पीछे हटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था। इंसान? नहीं, कोई इंसान इतना ऊंचा नहीं हो सकता। जानवर? नहीं, जानवर खड़े होकर नहीं चलते। तो फिर क्या था ये? वो चीज फिर एक कदम आगे बढ़ी, और इस बार आदित्य को उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। नहीं, चेहरा नहीं था, बस एक काली छाया
जिसमें दो लाल बिंदुओं जैसी आंखें चमक रही थीं। आदित्य चीखा और पीछे मुड़कर भागा। उसने जीप का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। पहली बार में इंजन नहीं लगा, दूसरी बार में भी नहीं। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी ही ठीक से घूम नहीं रही थी। पीछे से फिर वो आवाज आई, ठम ठम ठम। वो चीज करीब आ रही थी। तीसरी बार में इंजन लग गया और आदित्य ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। जीप तेजी से पीछे की तरफ मुड़ी, टायर फिसले, पर किसी तरह काबू में आई और वो वहां से भागा। वो इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि उसे रास्ते की परवाह भी नहीं थी। बस एक ही चीज उसके दिमाग में थी, यहां से दूर निकलना है। जब वो रेंज ऑफिस पहुंचा तो उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। हाथ अभी भी कांप रहे थे। श्रीकांत साहब और रामू काका दरवाजे पर खड़े थे। क्या हुआ बेटा? श्रीकांत साहब ने पूछा। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने क्वार्टर में चला गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वो चीज उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वो ऊंची काली आकृति, वो लंबे बाल और वो लाल आंखें। सुबह की रोशनी आदित्य के क्वार्टर में आई, पर उसके मन का अंधेरा अभी भी बरकरार था। रात में जो कुछ उसने देखा था वो उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वो सोच रहा था कि क्या सच में वो कुछ था या फिर उसका वहम था, पर नहीं, वो इतना साफ दिखा था, इतना असली लगा था। उसने तैयार होकर नाश्ता किया, पर हर निवाले के साथ उसके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। आखिरकार उसने तय किया कि उसे किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो यहां लंबे समय से रह रहा हो। रामू काका? नहीं, वो तो सीधे सीधे मना कर देंगे कुछ बताने से। श्रीकांत साहब? वो भी शायद टाल मटोल करेंगे। फिर उसे याद आया कि रेंज ऑफिस के पास ही एक छोटा सा गांव है, धवल गांव। वहां के लोग पीढ़ियों से यहीं रहते हैं, शायद वहां से कुछ पता चले। आदित्य दोपहर के वक्त धवल गांव पहुंचा। गांव छोटा था, शायद 20-25 घर होंगे। घर भी पुराने थे, मिट्टी और पत्थरों के बने हुए। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। बच्चे भी जोर जोर से नहीं खेल रहे थे, बस धीमी आवाज में। औरतें घरों के अंदर थीं और जो बाहर थीं वो भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर अंदर जा रही थीं। आदित्य ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखें अभी भी तेज थीं। आदित्य उसके पास गया। नमस्कार काका, आदित्य ने कहा। बूढ़े ने उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। नमस्कार बेटा, तुम नए फॉरेस्ट ऑफिसर हो ना? आदित्य? जी हां, आप मुझे कैसे जानते हैं? बेटा, यहां गांव छोटा है, सब पता चल जाता है, बैठो। आदित्य उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने पूछा, काली घाटी गए थे रात को? आदित्य चौंक गया। आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है बेटा, वो डर, वो घबराहट मैंने पहले भी देखी है। और फिर रामू काका ने बताया कि तुम रात को गए थे। आदित्य ने गहरी सांस ली। काका, मैंने वहां कुछ देखा, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाया। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। क्या देखा बेटा? एक बहुत ऊंची आकृति, काली, लंबे बालों वाली, लाल आंखों वाली, वो मेरी तरफ आ रही थी। बूढ़ा धीरे से बोला, ब्राह्म राक्षस। आदित्य को फिर वही नाम सुनाई दिया जो रामू काका ने कहा था। यह ब्राह्म राक्षस क्या है काका? प्लीज मुझे बताइए। बूढ़े ने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बेटा, यह कहानी बहुत पुरानी है। मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी और उन्हें उनके दादाजी ने, तो यह करीब 150-200 साल पुरानी बात होगी। उस जमाने में काली घाटी में एक पंडित रहता था। उसका नाम था विष्णु शास्त्री। वो बहुत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, संस्कृत में माहिर था, पर विद्या के साथ साथ उसमें अहंकार भी बहुत था। उसे लगता था कि उससे बड़ा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं। एक दिन एक सन्यासी काली घाटी से गुजर रहा था। वो एक सिद्ध योगी था जिसने तप करके कई शक्तियां प्राप्त की थीं। उसने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाला और यज्ञ शुरू किया।
गांव के लोग उसके पास आने लगे, उसका आशीर्वाद लेने लगे। विष्णु शास्त्री को यह देखकर जलन होने लगी। उसे लगा कि अब लोग उसे भूल जाएंगे और इस सन्यासी की पूजा करने लगेंगे। उसका अहंकार उसे खाने लगा। उसने सोचा कि किसी तरह इस सन्यासी को यहां से भगाना होगा। एक रात जब सन्यासी यज्ञ कर रहा था, विष्णु शास्त्री वहां पहुंचा। उसके मन में एक घिनौनी योजना थी। उसने सन्यासी से कहा कि वो भी यज्ञ में शामिल होना चाहता है। सन्यासी को कोई शक नहीं हुआ। उसने विष्णु शास्त्री को स्वागत किया। पर जैसे ही यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण पल आया, जब सन्यासी ध्यान में था, विष्णु शास्त्री ने उसके पीछे से एक भारी पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। सन्यासी वहीं गिर पड़ा। खून बहने लगा। उसकी सांसें धीमी होने लगी। पर मरने से पहले उसने अपनी आंखें खोली और विष्णु शास्त्री को देखा। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। विष्णु शास्त्री, उसने कहा, अपनी आखिरी सांसों में तुमने अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का इतना बुरा इस्तेमाल किया। तुमने एक निर्दोष साधु की हत्या की, सिर्फ अपने अहंकार के लिए। तो सुनो अब मेरा श्राप। विष्णु शास्त्री डर गया। उसे पता था कि एक सिद्ध योगी का श्राप बहुत शक्तिशाली होता है। सन्यासी बोला, तुम्हारी ये विद्या, ये ज्ञान जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, ये तुम्हें ही खा जाएगा। तुम मरोगे तो जरूर, पर मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारी आत्मा इसी जंगल में भटकेगी। तुम न इंसान रहोगे न भूत। तुम बनोगे ब्राह्म राक्षस। न तुम्हें जीवन मिलेगा न मृत्यु, बस एक अधूरा अस्तित्व जो हमेशा तड़पता रहेगा। और जो भी तुम्हारी तरह अहंकारी होगा, जो भी इस जंगल में रात को आएगा, तुम उसे भी अपने साथ बांध लोगे। यह कहकर सन्यासी ने अपनी आखिरी सांस ली और उसी पल आसमान में बिजली कड़की, तेज हवा चली और पूरा जंगल कांप उठा। विष्णु शास्त्री घबरा गया। उसने सन्यासी के शव को जंगल में छिपा दिया और भाग गया। पर उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे हर रात बुरे सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे वो पागल होने लगा। 6 महीने बाद एक सुबह गांव वालों ने देखा कि विष्णु शास्त्री का घर खुला हुआ है। वो अंदर गए तो उन्होंने विष्णु शास्त्री को मरा हुआ पाया। पर उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज देखी हो। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह खुला हुआ था। और उसी रात से काली घाटी में अजीब चीजें होने लगीं। रात को भारी पैरों की आवाजें आने लगीं। लोगों को लंबे बालों वाली एक काली आकृति दिखने लगी। जो भी रात को जंगल में जाता, वो या तो वापस नहीं आता या फिर इतना डर जाता कि बोल नहीं पाता था। लोगों ने समझा कि यह विष्णु शास्त्री की आत्मा है, जो श्राप की वजह से ब्राह्म राक्षस बन गई है। और तब से आज तक वो इस जंगल में है। कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं, पर है वो हमेशा। बूढ़े ने अपनी कहानी खत्म की। आदित्य पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। पर काका, आदित्य ने कहा, ये तो एक कहानी है। हो सकता है कोई जंगली जानवर हो या फिर। बूढ़े ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बेटा, मैं तुम्हारी उम्र का था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं और मेरे 2 दोस्त, हम तीनों शर्त लगाकर रात को जंगल में गए थे। हमने सोचा था कि यह सब झूठ है, बुजुर्गों की डराने वाली कहानियां हैं। पर जब हम घाटी के पास पहुंचे तो हमने उसे देखा। वही काली आकृति, वही लंबे बाल, वही लाल आंखें। मेरे 2 दोस्त तो वहीं बेहोश हो गए। मैं किसी तरह उन्हें घसीटता हुआ वापस लाया। उसके बाद से मेरे दोनों दोस्त कभी ठीक नहीं हुए। एक तो 6 महीने में ही मर गया और दूसरा पागल हो गया। वो आज भी अपने घर में रहता है, पर बोलता नहीं है, बस खिड़की से बाहर देखता रहता है, जंगल की तरफ। आदित्य को अब डर सच में लगने लगा था। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, लोगों ने सच में कुछ देखा था। तो क्या कोई रास्ता नहीं है इससे छुटकारा पाने का? आदित्य ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। कहते हैं कि ब्राह्म राक्षस को मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई उसके श्राप को तोड़े, पर वो कैसे होगा यह किसी को नहीं पता। कई तांत्रिकों ने कोशिश की, पर सब असफल रहे। कुछ तो वापस ही नहीं आए।
आदित्य उठ खड़ा हुआ। उसका दिमाग घूम रहा था। एक तरफ उसकी तर्कशील सोच थी जो कहती थी कि यह सब अंधविश्वास है, पर दूसरी तरफ उसने खुद अपनी आंखों से कुछ देखा था और ये गांव वाले, इनकी आंखों में जो डर था वो झूठा नहीं लग रहा था। शुक्रिया काका, मुझे सच बताने के लिए, आदित्य ने कहा। बेटा, बस एक बात याद रखना, बूढ़े ने कहा। रात को जंगल में मत जाना, खासकर काली घाटी में। अगर जाना भी पड़े तो अकेले मत जाना। और सबसे जरूरी बात, अगर वो दिख जाए तो उससे बात मत करना। वो तुम्हारे मन को पढ़ सकता है, तुम्हारी कमजोरियों को जान सकता है, और फिर तुम उसके जाल में फंस जाओगे। आदित्य वापस अपने क्वार्टर आ गया। पूरा दिन उसने सोचने में बिताया। शाम होते होते उसने एक फैसला कर लिया। वो दोबारा उस जंगल में जाएगा, पर इस बार वो तैयार रहेगा। वो जानना चाहता था कि सच में ये क्या है। रात के 11 बजे उसने फिर से वही जीप ली। इस बार उसने एक बंदूक भी साथ रखी और एक छोटी सी धार्मिक किताब जो रामू काका ने उसे दी थी। उसने कहा था, बेटा, अगर जाना ही है तो ये साथ रख लेना, शायद काम आए। आदित्य फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा। इस बार का सफर और भी डरावना लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वहां क्या है। हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में उसे लग रहा था कि वो छिपा हुआ है, उसे देख रहा है। और ये बात थी भी। आदित्य को नहीं पता था, पर जंगल की गहराइयों में उन अंधेरे पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें उसे देख रही थीं, और एक आवाज बहुत धीमी, बहुत गहरी फुसफुसा रही थी, फिर आ गया मानव, फिर आ गया। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि काली घाटी कोई साधारण जगह नहीं है, और आदित्य भी कोई साधारण इंसान नहीं था। आम लोग तो एक बार देखकर ही वापस नहीं जाते उस तरफ, पर आदित्य में कुछ अलग था। शायद जिज्ञासा, शायद जिद, या फिर शायद एक अजीब सा खिंचाव। कुछ चीजें होती हैं ना जो आपको बुलाती हैं, हालांकि आप जानते हैं कि वहां खतरा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पतंगा आग की तरफ खिंचा चला जाता है। तो आदित्य फिर से जा रहा था उस जंगल में। इस बार उसके हाथ में बंदूक थी, जेब में एक छोटी सी पूजा की किताब, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जीप धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां ऐसे नाच रही थीं जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। पिछली बार से यह रास्ता और भी सुनसान लग रहा था। हवा बिल्कुल रुक गई थी। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर कुछ इंतजार कर रहा हो। इंतजार किसका? शायद आदित्य का ही। जब वो उस मोड़ के पास पहुंचा जहां काली घाटी शुरू होती थी, तो उसने जीप रोकी। इस बार वो थोड़ा ज्यादा होशियार था। उसने पहले इंजन बंद नहीं किया। सोचा कि अगर भागना पड़ा तो आसानी होगी। वो जीप से उतरा, बंदूक हाथ में ली और टॉर्च ऑन की। रोशनी जंगल में गई तो उसे कुछ नहीं दिखा, बस पेड़, झाड़ियां और घनी अंधेरी परछाइयां। शायद आज नहीं आएगा, उसने सोचा। पर ठीक उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी। पर यह वो भारी पैरों की आवाज नहीं थी, ये एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो, मानव फिर आ गया। आदित्य की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर आगे देखा, कोई नहीं। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार और करीब से। डर? क्यों? नहीं, गया। आदित्य ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, कोई नहीं था। तो ये आवाज कहां से आ रही थी? और फिर अचानक सामने के पेड़ के पीछे से वो निकला, वही काली आकृति। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा साफ दिख रहा था। 8-9 फीट लंबा, बिल्कुल काला, फटी हुई सफेद धोती और बाल इतने लंबे कि जमीन पर घिसट रहे थे। पर सबसे डरावनी चीज था उसका चेहरा। इस बार आदित्य ने पूरा चेहरा देखा। वो मानव जैसा तो था, पर बिल्कुल नहीं भी था। त्वचा जैसे पिघल रही हो, कहीं फटी हुई, कहीं से हड्डियां दिख रही थीं।
नाक टेढ़ी थी, मुंह बहुत बड़ा था, असामान्य रूप से बड़ा, और आंखें, वो लाल आंखें जो जल रही थीं जैसे अंगारे हों। आदित्य की सांस अटक गई। बंदूक उसके हाथ में कांप रही थी। कौन हो तुम? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। ब्राह्म राक्षस ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे सोच रहा हो। फिर एक अजीब सी आवाज में बोला, कौन हूं मैं वो हूं जो था पर अब नहीं है। आवाज इतनी अजीब थी जैसे कई आवाजें एक साथ मिलकर बोल रही हों, गहरी, कर्कश और डरावनी। मैं विष्णु शास्त्री था कभी, उसने कहा। आदित्य को बूढ़े की बताई कहानी याद आ गई। तो सच में ये वही है? तुम्हें मुक्ति चाहिए? आदित्य ने पूछा। ब्राह्म राक्षस ने एक अजीब सी आवाज निकाली जो शायद हंसी थी। मुक्ति? हां चाहिए, पर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आदित्य ने पूछा। उसे नहीं पता था कि वो इतनी हिम्मत कहां से ला रहा था। शायद जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। श्राप बहुत गहरा है, ब्राह्म राक्षस ने कहा। मैं न जी सकता न मर सकता, बस भटकता रहता हूं। आदित्य ने एक कदम आगे बढ़ाया। बंदूक अभी भी उसके हाथ में थी, पर उसने नीचे कर ली। उसे लग रहा था कि शायद बंदूक काम नहीं आएगी। यह कोई जानवर तो था नहीं। अगर कोई तरीका हो तुम्हें मुक्त करने का तो मैं मदद करूंगा, आदित्य ने कहा। ब्राह्म राक्षस एकदम शांत हो गया। उसकी लाल आंखें आदित्य को घूर रही थीं। फिर धीरे धीरे वो आदित्य की तरफ बढ़ने लगा। ढम ढम ढम, हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। आदित्य खड़ा रहा, हालांकि उसके हर कोशिके में भागने की इच्छा हो रही थी। जब ब्राह्म राक्षस उसके बिल्कुल सामने आ गया, इतना करीब कि आदित्य उसकी सड़ी हुई बदबू महसूस कर सकता था, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, हड्डीनुमा, काले नाखूनों वाली। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब उसका अंत हो गया, पर कुछ नहीं हुआ। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि ब्राह्म राक्षस की उंगली उसके माथे से कुछ इंच दूर रुकी हुई है। तुम सच में मदद करोगे? उसने पूछा। हां, आदित्य ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। ब्राह्म राक्षस ने अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर वो धीरे से बोला, पूर्णिमा की रात यहां आना अकेले। पूर्णिमा? वो तो अभी 2 हफ्ते बाद है, आदित्य ने कहा। हां, तब मैं बताऊंगा क्या करना है, पर सावधान रहना मानव। सावधान? किस चीज से? ब्राह्म राक्षस ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दुख की झलक आई। मुक्ति का मतलब है किसी और का बलिदान। तुम्हें कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत? आदित्य ने पूछा। पर ब्राह्म राक्षस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, अंधेरे में समाने लगा। रुको, आदित्य ने चिल्लाया। बताओ कि क्या करना होगा। पर बस एक आवाज हवा में तैरती रही, पूर्णिमा, मानव पूर्णिमा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ब्राह्म राक्षस गायब हो चुका था। आदित्य वहीं खड़ा रह गया, हांफता हुआ, पसीने से तर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। उसने न सिर्फ उस चीज को देखा, बल्कि उससे बात भी की। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने मदद करने की पेशकश की। पर वो जो बोला था, किसी और का बलिदान, इसका क्या मतलब था? क्या उसे अपनी जान देनी होगी या किसी और की? आदित्य वापस जीप में बैठा और वहां से चल दिया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहे थे। जब वो अपने क्वार्टर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर काली घाटी अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। अगले 2 हफ्ते आदित्य के लिए बहुत मुश्किल रहे। दिन में वो अपना काम करता, पर मन उसका वहीं अटका रहता। रात को नींद नहीं आती। बार बार वो ब्राह्म राक्षस का चेहरा देखता, उसकी आवाज सुनता। उसने कई किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर, जो उस वक्त बहुत धीमा था, सर्च किया, पर ब्राह्म राक्षस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता चला कि ये एक ब्राह्मण की आत्मा होती है
जो श्राप की वजह से न स्वर्ग जा सकती है न नरक, बस भटकती रहती है। और अब पूर्णिमा आने वाली थी। आदित्य जानता था कि उसे वहां जाना होगा, पर क्यों? क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वापस आ पाएगा? दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आने वाली है। पूर्णिमा की रात। ऐसी रातें जिनके बारे में पुराने लोग कहते हैं कि इस रात में अलौकिक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और काली घाटी में तो केवल एक ही शक्ति थी, और वो थी ब्राह्म राक्षस की। आदित्य ने पूरा दिन तैयारी में बिताया। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, पर वो जितना हो सके तैयार रहना चाहता था। उसने रामू काका से कुछ धार्मिक चीजें ली, एक रुद्राक्ष की माला, कुछ पवित्र राख और एक छोटा सा हनुमान चालीसा की किताब। श्रीकांत साहब ने जब यह सब देखा तो परेशान हो गए। आदित्य, तुम क्या करने वाले हो? सर, मुझे काली घाटी जाना है आज रात, आदित्य ने कहा। पागल हो गए हो क्या? पूर्णिमा की रात को? तुम्हें पता है कि इस रात को वहां क्या होता है? सर, मुझे जाना होगा। मैंने वादा किया है। किससे वादा? उस चीज से। श्रीकांत साहब की आवाज में डर था। आदित्य ने सिर हिलाया। श्रीकांत साहब ने गहरी सांस ली। बेटा सुनो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, पर बस ये याद रखना, अगर वहां कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस आ जाना। और हां, उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला। ये ले जाओ, ये मेरे दादाजी का है, शायद काम आए। आदित्य ने ताबीज ले लिया और अपने गले में पहन लिया। शाम होते होते आकाश में बादल छा गए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी जानती थी कि आज की रात कुछ खास होने वाली है। पर जैसे जैसे रात गहराई, बादल हटने लगे और एक बड़ा गोल चमकता हुआ चांद निकल आया। पूर्णिमा का चांद। रात के ठीक 11 बजे आदित्य ने अपनी जीप स्टार्ट की। इस बार उसने कुछ ज्यादा सामान नहीं लिया, बस एक टॉर्च, वो धार्मिक चीजें और एक छोटी सी डायरी जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ था। अगर कुछ हो गया उसे, तो कम से कम लोगों को पता तो चले कि क्या हुआ था। जंगल का रास्ता आज और भी अलग लग रहा था। चांद की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी और सब कुछ एक अजीब से नीले चांदी के रंग में नहा गया था। परछाइयां लंबी और गहरी थीं। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे इंतजार कर रही हो। जब आदित्य काली घाटी के मुहाने पर पहुंचा तो उसने जीप रोक दी। उसने इंजन बंद किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसे पैदल जाना होगा। वो जीप से उतरा और धीरे धीरे घाटी के अंदर जाने लगा। चांद की रोशनी यहां भी पहुंच रही थी, पर फिर भी अंधेरा बहुत गहरा था। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी बस पैचेस में आ रही थी। आदित्य ने टॉर्च नहीं जलाई। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे लग रहा था कि आज टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो करीब 10 मिनट चला होगा जब अचानक उसे एक खुली जगह दिखी। एक छोटा सा मैदान जहां कोई पेड़ नहीं था, बस घास और कुछ बड़े पत्थर। और बीच में वो खड़ा था, ब्राह्म राक्षस। इस बार वो पहले से भी ज्यादा साफ दिख रहा था। चांद की रोशनी में उसका काला शरीर, फटी हुई धोती, लंबे बाल, सब कुछ एकदम स्पष्ट था। और उसकी आंखें, उसकी लाल आंखें चांद की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थीं। आह, गए मानव, उसकी आवाज गूंजी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। हां, मैं आ गया, बताओ क्या करना होगा। ब्रह्म राक्षस ने धीरे धीरे आदित्य की तरफ देखा, फिर बोला, तुम जानते हो मुक्ति की कीमत क्या है? तुमने कहा था बलिदान। किसका बलिदान? आदित्य ने सीधे पूछा। ब्रह्म राक्षस ने एक लंबी सांस ली। यह सांस इतनी जोर की थी कि आसपास के पत्ते हिल गए। मेरा श्राप तोड़ने के लिए एक शुद्ध आत्मा का बलिदान चाहिए, कोई ऐसा जो स्वेच्छा से अपनी जान दे, बिना किसी स्वार्थ के। आदित्य का दिल धक से रह गया। मतलब मुझे अपनी जान देनी होगी? नहीं, तुम नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में स्वार्थ है। तुम जीना चाहते हो, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी इच्छाएं हैं। तो फिर? आदित्य ने पूछा। ब्रह्म राक्षस चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं बहुत साल से यहां हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है,
कुछ मैंने मार दिए, कुछ भाग गए, पर तुम पहले हो जो मदद करना चाहते हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे सदियों का दुख एक साथ बोल रहा हो। मैं तुम्हें एक काम दूंगा, अगर तुमने वो कर दिया तो शायद मार्ग मिल जाए। मुक्ति का क्या काम? आदित्य ने पूछा। उस जगह जाना होगा जहां मैंने सन्यासी को मारा था। वहां एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे सन्यासी की हड्डियां दबी हैं। उन्हें निकालना होगा और गंगा जल से शुद्ध करके विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। आदित्य ने सोचा, बस इतना ही? यह तो आसान है। नहीं, ब्रह्म राक्षस की आवाज गंभीर हो गई। आसान नहीं है। वो जगह इस घाटी की सबसे गहरी जगह है। वहां सिर्फ मैं नहीं हूं, और भी आत्माएं हैं जो नहीं चाहती कि मुझे मुक्ति मिले, क्योंकि अगर मैं मुक्त हो गया तो यह जंगल उनके नियंत्रण में आ जाएगा। कौन सी आत्माएं? आदित्य को अब और भी डर लगने लगा। जो लोग मैंने मारे हैं वो भी यहीं भटक रहे हैं। वो भी श्रापित हैं। वो मुझसे बदला लेना चाहती हैं। अगर तुम वहां गए तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। आदित्य के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब यह सिर्फ एक ब्रह्म राक्षस का मामला नहीं था, यह पूरा एक श्रापित जंगल था जहां ना जाने कितनी आत्माएं भटक रही थीं। पर अगर मैं ये कर दूं तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? आदित्य ने पूछा। ब्रह्म राक्षस ने धीरे से सिर हिलाया। हां शायद, पर गारंटी नहीं है। और हां, एक बात और। क्या? तुम्हें यह अगली अमावस्या की रात करना होगा। वो सबसे अंधेरी रात होगी, जब सभी आत्माएं सबसे कमजोर होती हैं। तभी तुम्हारे पास मौका होगा। अमावस्या? वो तो पूरे 15 दिन बाद है, आदित्य ने कहा। हां, तब तक तैयारी कर लो। और सुनो, ब्रह्म राक्षस ने अपना हाथ उठाया और आदित्य की तरफ इशारा किया। अकेले मत जाना, किसी को साथ ले जाना जो तुम पर विश्वास करता हो। इतना कहकर ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। रुको! आदित्य ने चिल्लाया। एक आखिरी सवाल, तुम्हें दुख नहीं होता इतने साल यहां अकेले भटकते हुए? ब्रह्म राक्षस रुक गया। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए कुछ और दिखा। शायद दर्द, शायद अफसोस। हर पल दुख होता है मानव। हर पल मरना चाहता हूं पर मर नहीं सकता। यह श्राप से भी बुरा है। यह नर्क है, जीवित नर्क। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। सिर्फ उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। अमावस्या मानव, अमावस्या। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। चांद अब बादलों में छिपने लगा था। जंगल फिर से अंधेरे में डूबने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो वापस अपनी जीप की तरफ चलने लगा। पूरे रास्ते उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के बीच से, अंधेरे की गहराइयों से। कितनी आत्माएं होंगी यहां, और क्या सच में वो उन्हें रोक पाएगा? अगले 15 दिन आदित्य के लिए बेहद मुश्किल रहे। उसे पता था कि उसे क्या करना है, पर यह भी पता था कि यह आसान नहीं होगा। सबसे पहली समस्या थी किसे साथ ले जाए। ब्रह्म राक्षस ने कहा था कि अकेले मत जाना, पर किसे बताए वो ये सब? श्रीकांत साहब? नहीं, वो इतने उम्र दराज हैं और इतना डरते भी हैं उस जंगल से। रामू काका? वो तो सुनते ही बेहोश हो जाएंगे। तो फिर कौन? एक दिन आदित्य रेंज ऑफिस में बैठा था जब एक नया फॉरेस्ट गार्ड आया, विजय पाटिल। 28 साल का मजबूत कद काठी वाला, और सबसे अहम बात, उसे इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि भूत प्रेत सब बकवास है। आदित्य ने सोचा शायद विजय मदद कर सके। उसने उससे दोस्ती की, कुछ दिन साथ काम किया, और फिर एक दिन उसने विजय को सब कुछ बता दिया। तुम पागल हो गए हो क्या? विजय ने हंसते हुए कहा। ब्रह्म राक्षस, आत्माएं, ये सब सिनेमा की कहानियां हैं। विजय, मैं सीरियस हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आदित्य ने कहा। तो हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, या फिर तुम्हारा वहम। नहीं, यह वहम नहीं था। प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बस एक बार उस जगह जाना है जहां सन्यासी दफन है। विजय ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, पर सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं कि यह सब बकवास है। आदित्य को राहत मिली। कम से कम कोई तो साथ था
अब दूसरी समस्या थी वो जगह खोजना जहां सन्यासी को दफनाया गया था। आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से बात की, पुराने नक्शे देखे और आखिरकार पता चला कि काली घाटी की सबसे गहरी जगह में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। वहां कभी कोई नहीं जाता। अमावस्या आने में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। आदित्य और विजय ने अपना सामान तैयार किया, टॉर्च, रस्सी, कुदाल, हड्डियां खोदने के लिए, गंगाजल, धार्मिक किताबें और हां 2 बंदूकें भी। हालांकि आदित्य को नहीं लगता था कि वो काम आएगी। अमावस्या की सुबह आदित्य बहुत घबराया हुआ था। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज रात मैं वहां जा रहा हूं, नहीं पता क्या होगा। अगर मैं वापस नहीं आया तो जो भी ये पढ़ रहा है वो जान ले कि काली घाटी सच में श्रापित है। और हां, अगर हो सके तो वो काम पूरा कर देना जो मैं शुरू कर रहा हूं। रात के 10 बजे आदित्य और विजय जीप में बैठे और काली घाटी की तरफ चल पड़े। आज रात आसमान में बिल्कुल अंधेरा था। चांद नहीं था, तारे भी बादलों में छिपे हुए थे। बस उनकी जीप की हेडलाइट्स ही रोशनी थी। यार, सच में बहुत डरावना लग रहा है, विजय ने कहा। हालांकि वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। बस थोड़ी देर विजय, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा, आदित्य ने कहा। पर आदित्य को खुद नहीं पता था कि आज की रात क्या होने वाला है और क्या वो सच में इस रात के बाद जीवित बचेंगे। दोस्तों, अमावस्या की रात को अंधेरे की रात कहा जाता है। ऐसी रात जब चांद नहीं होता, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है। और काली घाटी में तो अमावस्या की रात ऐसी होती है जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। बस अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सा डर जो हवा में तैरता रहता है। जीप धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रही थी जो काली घाटी की सबसे गहरी जगह की तरफ जाता था। आदित्य और विजय दोनों चुप थे। विजय के चेहरे से अब वो हंसी गायब थी। शायद जंगल की गहराई और अंधेरे ने उसे भी थोड़ा सचेत कर दिया था। आदित्य, वो देखो, विजय ने अचानक कहा। सामने हेडलाइट्स की रोशनी में एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ दिख रहा था। उसकी जड़ें इतनी मोटी थीं कि जमीन फट गई थी। तना इतना चौड़ा था कि शायद 5 लोग मिलकर भी उसे नहीं घेर सकते थे। और सबसे अजीब बात, उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, बिल्कुल सूखा, मृत। यही है वो जगह, आदित्य ने कहा। उन्होंने जीप रोकी और उतर गए। आदित्य ने अपना बैग उठाया जिसमें सारा सामान था और विजय ने कुदाल और टॉर्च ली। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा बिल्कुल रुक गई थी। कुछ भी नहीं हिल रहा था, जैसे समय ही थम गया हो। यहां बहुत अजीब महसूस हो रहा है, विजय ने कहा, अपनी आवाज धीमी करते हुए। हां, मुझे भी। चलो जल्दी से वो हड्डियां खोजते हैं, आदित्य ने कहा। उन्होंने पेड़ की जड़ों के पास खोदना शुरू किया। मिट्टी बहुत सख्त थी, जैसे सदियों से किसी ने छुआ ना हो। धीरे धीरे वो खोदते गए। आधा घंटा, फिर 1 घंटा, और फिर विजय की कुदाल कुछ सख्त चीज से टकराई। आदित्य, कुछ है यहां। उन्होंने और सावधानी से खोदा और फिर उन्होंने उसे देखा। एक खोपड़ी, पुरानी, मिट्टी से सनी हुई, पर अभी भी बरकरार। ये सच में है, विजय की आवाज कांप गई। उन्होंने और खोदा और धीरे धीरे पूरा कंकाल निकाल लिया। ये एक इंसान का कंकाल था, कोई शक नहीं। अब क्या करना है, विजय ने पूछा। आदित्य ने अपने बैग से गंगाजल की बोतल निकाली और धार्मिक किताब। अब मुझे इसका अंतिम संस्कार करना होगा, विधिवत। उसने किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। विजय चुपचाप खड़ा था, चारों तरफ देख रहा था। उसे अब विश्वास होने लगा था कि यह सब सच है। जैसे ही आदित्य ने गंगाजल कंकाल पर छिड़कना शुरू किया, जंगल में अचानक एक तेज हवा चली। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, पत्तियां सरसराने लगीं और फिर आवाजें आने लगीं। पहले धीमी, फिर धीरे धीरे तेज होती गईं। चीखें, रोने की आवाजें, किसी के हंसने की आवाजें, सब एक साथ, सब अलग अलग दिशाओं से। तित्य, ये क्या है? विजय डर गया।
वो आत्माएं, वो नहीं चाहती कि मैं ये करूं, आदित्य ने कहा, पर उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हवा और तेज हो गई। अब टॉर्च की रोशनी भी हिलने लगी और फिर उन्होंने उन्हें देखा। चारों तरफ से अंधेरे से धुंधली आकृतियां निकलने लगीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ बिल्कुल अलग। सब उनकी तरफ बढ़ रही थीं, धीरे धीरे पर लगातार। आदित्य, जल्दी करो, विजय चिल्लाया। आदित्य ने और तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने हार नहीं मानी। और फिर सामने से, उन सब आकृतियों के बीच से वो आया, ब्रह्म राक्षस। इस बार वो पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं। मानव, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। उसकी आवाज में घबराहट थी। आदित्य ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरी बोतल का गंगा जल कंकाल पर डाल दिया, और उसी पल एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि आदित्य और विजय को आंखें बंद करनी पड़ी। वो आकृतियां चीखने लगी, पीछे हटने लगी। जब रोशनी कम हुई और उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वो कंकाल, वो गायब हो चुका था। बस वहां जमीन पर कुछ राख बची थी, और ब्रह्म राक्षस, वो भी बदल रहा था। उसकी काली आकृति धीरे धीरे सफेद होने लगी। उसका चेहरा, जो इतना भयानक था, अब शांत लग रहा था। तुमने कर दिया मानव। उसकी आवाज अब पहले जैसी भारी नहीं थी। मैं मुक्त हो रहा हूं, लेकिन तुमने कहा था कि बलिदान चाहिए, आदित्य ने पूछा। ब्रह्म राक्षस ने धीरे से मुस्कुराया, एक दुखी पर राहत भरी मुस्कान। बलिदान तो हो गया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना यहां आए, यही तो था असली बलिदान, निस्वार्थ साहस। उसकी आकृति अब और भी पारदर्शी होने लगी। उसके चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी घूमने लगी। शुक्रिया मानव, सदियों बाद मुझे शांति मिल रही है। मेरा श्राप टूट गया। लेकिन बाकी आत्माएं, आदित्य ने पूछा। वो भी मुक्त हो जाएगी। अब इस जंगल पर कोई श्राप नहीं रहेगा। काली घाटी अब शांत हो जाएगी। और फिर आखिरी बार उसने आदित्य को देखा। उसकी लाल आंखें अब सामान्य आंखों जैसी दिख रही थीं, मानवीय। उनमें आंसू थे। माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत गलतियां की, बहुत लोगों को दुख दिया। तुम्हें पहले ही माफी मिल चुकी है, आदित्य ने कहा। ब्रह्म राक्षस ने आखिरी बार मुस्कुराया, और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ एक हल्की सी रोशनी बची, जो धीरे धीरे आसमान की तरफ उठी और गायब हो गई। जंगल में अचानक शांति छा गई। वो चीखें, वो रोने की आवाजें सब खत्म हो गईं। हवा सामान्य हो गई, और सबसे अजीब बात, वो मृत पीपल का पेड़, उस पर नई कोपलें फूटने लगीं। आदित्य और विजय वहीं खड़े रह गए, अवाक। कुछ देर तक कोई बोला नहीं। फिर विजय ने कहा, ये सच में हो गया? हां, आदित्य ने कहा, अपने आंसू पोंछते हुए। ये हो गया।